अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे CS 101 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें से मोस्टली MCQs आते होते हैं। तो अभी हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होते हैं फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर साइंस होते हैं। हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड हो गया, वीडियो कार्ड एंड मेनी अदर्स हो गया। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक प्रोग्रामर देता है कंप्यूटर को उसी के बताने के लिए कि उसे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, वट टू डू और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, उसे क्या करना है और परफॉर्म कैसे करना है टास्क। उसके बाद आती है प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोसेस होता है डिज़ाइनिंग करने के लिए और बिल्ड करने के लिए ना एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को, ठीक है, स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क। नेटवर्क होता है कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क होता है ना वो कुछ सेट होता है कंप्यूटर्स का जो कनेक्टेड होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क। उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें कंप्यूटर जो होते हैं ना वो आपस में कनेक्ट होते हैं रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। उसके बाद आ जाता है रोबोट्स। रोबोट्स द मशीन होती है स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय अ कंप्यूटर। उसके बाद आ जाता है एल्गोरिथमिक सोल्यूशन। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है डिज़ाइन किया जाता है जिसे परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टास्क, स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है। इसे परफॉर्म करने के लिए ना एल्गोरिथम को सेट किया जाता है, ठीक है। इसमें ये इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। ये इतनी ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे वैसे ही पढ़ लिया जाए एक बार सही होता है कि कौन कहाँ पे कंप्यूटर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या हो सकता है। इसी तरह लोकल जॉब मार्केट्स आ जाएगा। इसमें से कौन कौन से लोकल जॉब मार्केट्स में कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होता है, इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स में कहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैसे ये सर्च इंजन वाला ना। इसके मैं आपको बताऊं तो इसके फर्स्ट वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट तो सारा होता है ना, पेपर तो सब में से आना होता है, 108 तक आता है मिड टर्म में। बट इसके लास्ट वाले मॉड्यूल्स में से बहुत ज़्यादा पेपर आता है, उसमें से MCQs काफ़ी ज़्यादा आते हैं। शुरू से तो वो कम कम ही उठाते हैं, बट सर्च इंजन इम्पॉर्टेंट है। सर्च इंजन ऐसी चीज़ या ऐसा कह लें कि जिसके ऊपर हम सर्च कर सकते हैं ना कुछ भी, जैसे कि गूगल हो गया, इसके ऊपर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह याहू हो गया तो इसके इंडेक्स वगैरह में लिखा जा सकता है कुछ भी। और क्यूरी वो होती है जिसको हम ना सर्च इंजन के टेक्स्ट बार के अंदर लिखते हैं। हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर वो उसके ऊपर अमल करता है। और गूगल वर्क कैसे करता है, व्हेन यू सर्च इन अ गूगल बाय टाइपिंग एनी क्यूरी। जब आप सर्च करते हैं ना गूगल के ऊपर टाइप करके किसी भी क्यूरी को इन अ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है, तो गूगल फाइंड करता है ऑल दोज पेजेस, हर वो पेज को फाइंड करता है जो कि मुश्तमिल होता है जो कि उसके ऊपर जो आपने उसे क्यूरी दी है। ट्राई टू फॉलोइंग क्यूरीज एंड सी रिजल्ट। तो फिर वो फॉलो करता है उन क्यूरीज को और आपको रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। यहाँ से बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये सारा इसके आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आगे आएंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना, मॉड्यूल्स आगे से इम्पोर्टेंट आगे से शुरू होते हैं, शुरू में इतने नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एबाकस। एबाकस जो होता है ये सबसे पहली कंप्यूटरिंग डिवाइस है, जो सबसे पहली जो जिसे कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था वो एबाकस ही था। कंप्यूटर डिवाइस ना जो भी थी वो एबाकस थी, उसे हम एबाकस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद ये क्वाइट सिंपल सी, कंसिस्टिंग ऑफ बीड्स स्ट्रंग्स ऑन रोड्स दैट आर इन टर्न माउंटेड इन अ रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर की शक्ल में थे, ठीक है, इसके अंदर फिर बीड्स थे। उसके बाद आ जाता है पंच कार्ड्स। उसके बाद ये हरमान हॉलीरिच था हु अप्लाइड द कॉन्सेप्ट, जिसने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एज होल्स इन अ पेपर कार्ड। पेपर कार्ड के ऊपर ना टू स्पीड अप द इंफॉर्मेशन को जाहिर करने का, ठीक है। इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है तो ये आपने याद कर लेना है। और यहाँ पर ये आता है स्टैंड। कंप्यूटर के अंदर स्टैंड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बल्कि किसी भी बुक है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ना स्टैंड्स का तो बहुत पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का स्टैंड है। और ये तो इसको तो एक पूरी फाइल अलग से भी मिलती है, वो भी मैं अटैच कर दूँगी इसके साथ। उसमें सारा कुछ ना लिखा होता है, उसमें सबके स्टैंड्स वगैरह पता होंगे तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर पेपर देने से पहले अगर हो ना। और इसे आप अगर ऐसे आप लेक्चर वगैरह ले रहे हैं तो इसको लिखते जाया करें ताकि याद रहें बाद में। एक ही बुक्स आप उठा के उसे पढ़ के तो फिर चले जाएं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर आता है, ठीक है, ENISC जो होता है ना
उसके बाद ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास बिट्स। बिट्स जो होता है ना, इस कंप्यूटर के अंदर ना इंफॉर्मेशन हमारे पास जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इस तरह तो नहीं स्टोर होती है, बाइट्स की शक्ल में ना स्टोर होती हैं, ठीक है। और बाइट्स होती है वो एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बिट्स और इसे ज़ीरो वन होती हैं, इसे कोडेड किया जाता है 0 और 1 की शक्ल में, ठीक है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो ये बिट्स होती हैं, ठीक है, कैन रिप्रेजेंट करती हैं वीडियो को, इमेज को और आइडियो को। और इनके यूनिट्स क्या होता है, 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आता है पक्का, इसमें से एक एमसीक्यू तो आपका पक्का आएगा ना। 1 किलो बाइट जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। मेगा बाइट्स 1024 किलो बाइट्स के बराबर होता है। गीगा बाइट्स 1024 मेगा बाइट्स के बराबर होता है। टेरा बाइट्स 1024 गीगा बाइट्स के बराबर होता है। अ पैटर्न यूजिंग बिट्स represent two pattern either 0 or 1. if we have 2 bits then 4 different patterns आता है। अगर हमारे पास 2 बिट्स है ना तो हमारे पास 4 डिफरेंट पैटर्न आएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इसी तरह ना इसका एक फॉर्मूला है, n की पावर आता है 2। अब n यहाँ पर जो होता है ना वो होती हैं बिट्स हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर एक बिट है ना हमारे पास, तो इधर नंबर ऑफ पैटर्न इसके होंगे 2। अगर 2 बिट्स हैं तो फिर यहाँ पे 4 होंगे, अगर 3 है तो फिर 8, 4 है तो फिर 16, इस तरह कर करके ना 8 इज इक्वल होता है 1 बाइट के और 256 बिट्स के। इसमें नंबर ऑफ पैटर्न होते हैं 256, बाकी 8 जो बिट्स होती हैं वो तो एक बाइट इज इक्वल होता है 8 बिट्स के। उसके बाद ये देखो 2 की पावर 7, ये वही मैंने जो बताया, n की पावर रख लेनी है आपने कोई भी, तो नहीं थोड़ा वो गलत हो गया, n की पावर 2 आती है, n की नहीं n की पावर ही 2 आती है। जब हमने ये करना है ना यहाँ पर, हम n की पावर ही 2 आती है, सही है, n की पावर यहाँ पर 2 आएगी। तो n जो हमारे पास होगा वो ये होगा, जैसे 2 है, 3 है, इसकी पावर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, n की पावर 2, नहीं सॉरी 2 की पावर आती है n, 2 की पावर n आती है, सही है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी। 2 की पावर n आती है। उसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 और 4, 2 की पावर n आती है। उसके बाद आ जाता है बोलियन ऑपरेशंस। ये देखें, इसमें होता है एंड होता है, होता है और नॉट होता है। तो जो एंड है ना, इसमें इनपुट अगर तो 0 0 होगी तो फिर आउटपुट 0 आएगी, अगर इनपुट 0 1 होगी तो आउटपुट 0 आएगी, अगर 1 0 होगी तो 1 आएगी, 1 1 होगी एंड 1 आएगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, एंड और में ना फ़र्क रख सकते हैं। और का मतलब हम वैसे कहते हैं या, और एंड का मतलब और हम कहते हैं मतलब अगर तो और कहेगा ना तो इसका मतलब है 0 0 0 और 0 1 1, और अगर एक बार भी इसमें 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर दोनों 0 हैं तो फिर 0 आएगा, ठीक है। और एंड में ऐसा होता है कि अगर दोनों 1 है तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0 0 आएगा, ठीक है। और इसके आपने गेट बनाने भी देख लेना है। इसी तरह बोलियन एक्सप्रेशन की एग्जांपल है ये, ए और बी है, उसके बाद एंड और एक्स और नॉट ए और नॉट बी की दी हुई है, सही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 13, हेक्साडेसिमल नेशन। इसका ये आपने टेबल याद करना है। वेट पैटर्न है इसका 0 0 0 0 और हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी 0, फिर उसके बाद 3 0 1, इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आएगा। ये सारा आपने टेबल इससे याद करना है, इसमें से वो एक ज़रूर देता होता उठा के, ठीक है। उसके बाद एच हेक्साडेसिमल एग्जाम्पल, we want to represent the following bit patterns, otherwise strategy would be divided into 4 bit patterns आता है। उसके बाद आता है स्टोरिंग अ बिट, की बिट जो होती है ना वो स्टोर कहाँ पे होती है, मेन मेमोरी के ऊपर होती है। कंप्यूटर जो होता है ना वो कंटेन्स होता है लार्ज कलेक्शन ऑफ सर्किट्स के ऊपर ना मुश्तमिल होता है, ठीक है। और बिट्स होती है ना मेन मेमोरी में जाके स्टोर होती है। मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैनेजेबल यूनिट सेल्स होते हैं 8 बिट्स, हाउस होल्ड डिवाइस है फ्यू हंड्रेड्स ऑफ सेल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद लार्ज कंप्यूटर मैनी हैव बिलियंस ऑफ सेल्स, जो मैनेजेबल यूनिट सेल होता है ना वो 8 बिट्स रखता है, ठीक है। हाउस होल्ड डिवाइस होती है जैसे घर में इस्तेमाल होने वाले, हैव फ्यू हंड्रेड्स ऑफ सेल, वो कुछ
1000 सेल रख सकता है, ठीक है। लार्ज कंप्यूटर जो होता है ना वो बिलियंस ऑफ सेल रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशन। बाइट का साइज जो होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन। इन कंप्यूटर साइंस देयर इज नो लेफ्ट और राइट, हाउ एवर टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस of bytes we represent most significant bits on left side while least significant bit on the right side as shown। ये इसका least significant bit है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लोअर ऑर्डर एंड और ये हायर ऑर्डर लैंड है। एंड ये जो इसका इसका जो राइट साइड पे ना राइट साइड पे वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और जो लेफ्ट साइड पे वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेमोरी एड्रेस। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल्स इन अ कंप्यूटर मेन मेमोरी आता है। मेमोरी एड्रेस का मतलब होता है कि हमारी जो वो है ना मेमोरी जो हमारे पास स्टोर है, कहाँ पे वो स्टोर है ना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है इंडिविजुअल सेल्स इन अ कंप्यूटर मेन मेमोरी के अंदर ईच सेल जो होता है ना वो असाइन किया जाता है यूनिक नेम। हर सेल को ना एक यूनिक नेम दिया जाता है जिसे कहते हैं उसका एड्रेस। आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल सेल को इन अ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी के अंदर ना हर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए ना हर सेल को एक यूनिक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एड्रेस। उसके बाद आता है रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैन बी एक्सेस की जाती है इंडिपेंडेंटली एज रिक्वायर्ड आता है टू रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ एक्सेस सेल्स इन एनी ऑर्डर। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में ना हम कहीं से भी जाके ना जो हम डाटा होता है ना वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और एक और मेमोरी होती है डी रैम। इसमें तो हम रैम में तो हम डाटा जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक और है वो हम शायद नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें हम डाटा इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते। उसमें हमें तरतीब से देखना पड़ता है, सारा डाटा देख के फिर हम अपने स्पेसिफिक डाटा की तरफ जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला भी आता है कॉन्सेप्ट ना, वो आगे पढ़ेंगे। बट रैम के अंदर आते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी कि हम यहाँ से कोई भी डाटा अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको पूरा डाटा, जैसे अगर एक फाइल है ना तो आपको शुरू से वो सारी नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको उसका तीसरा पेज चाहिए होगा तो आप उसके तीसरे पेज को इजीली असेस कर सकते हैं। आपको पहले 2 पेजेस नहीं देखने पड़ेंगे या उनसे नहीं गुजरना पड़ेगा, बस आप तीसरे पेज को वैसे उसे पकड़ के खोल सकते हो ना, इस तरह। इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस। उसके बाद आ जाता है डी रैम, स्टोर्स बिट एज टीनी इलेक्ट्रिक चार्ज रिफ्रेशर्स आते हैं मैनी टाइम्स अ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एस डी रैम्स। उसके बाद आता है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 15, इसमें आता है मास स्टोरेज। ड्यू टू volatility and limited size of a computer main memory, most computers have additional memory device आते हैं कार्ड मास स्टोरेज का। अक्सर इस तरह होता है कि ना कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना उसका साइज होता है वो वॉलेटाइल होता है या लिमिटेड होता है ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी डिवाइस जो होती है ना उसे हम कहते हैं मास स्टोरेज, ठीक है। वो DVDs हो सकती है, मैग्नेटिक टेप्स हो सकती हैं, फ्लैश ड्राइव्स हो सकते हैं, जैसे कि हम यूज़ भी करते हैं ना अक्सर फ्लैश वगैरह, वो मेमोरी के लिए जब डाटा उसमें स्टोर करना होता है। इस तरह सीक टाइम आ जाएगा, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड होता है टू मूव द रीड राइट हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। सीक टाइम वो होता है जब हम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जा रहे होते हैं ना रीड या राइट करने के लिए डाटा को, तो उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना उससे हम कहते हैं सीक टाइम। उसके बाद आ जाता है रोटेशनल डिले, एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ अमाउंट वक्त का वो हिस्सा रिक्वायर्ड होता है फॉर द डिजायर्ड डाटा टू रोटेट अराउंड द रीड एंड रोट हेड वंस द हेड हैज़ बीन पोजीशनड ओवर द डिजायर्ड ट्रैक आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है असेस टाइम, द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशनल डिले को हम कहते हैं असेस टाइम, ठीक है। ये तीनों आपने अच्छे से देख लेने हैं, ये तो पक्का मतलब कंफर्म है कि पेपर में ये आ जाता है इसके बारे में ना MCQ। इसको भी देख लेना। इसमें से ट्रैक ड्राइवर इनटू सेक्टर, ये डिस्क है, इसमें रीड राइट हेड है, ठीक है। देखें रीड राइट हेड को ना जब ये एक ट्रैक से इस वाले ट्रैक से दूसरे वाले ट्रैक के ऊपर जाता है तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना हम उसे कहते हैं सीक टाइम। और वो टाइम जिसमें जो डिजायर्ड डाटा होता है ना डाटा जो होता है वो राउंड करता है रीड राइट हेड के, ठीक है। डाटा जो है वो राउंड करता है ना, वंस द हेड जो होता है ना हैज पोजीशन होती है, अगर हेड जो होता है वो पोजीशन हो जाता है डिजायर्ड ओवर द डिजायर्ड ट्रैक, जो हमारे डिजायर्ड डाटा जो होता है ना वो रोटेट कर रहा होता है ना, तो अगर तो
जो डाटा रोटेट कर रहा है, अगर उसके ऊपर हेड जो होती है ना वो पोजीशनड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल डिले। उसके बाद आता है एसेस टाइम। द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशनल डिले इज इक्वल एसेस टाइम। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफर रेट, द रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसफर टू आर फ्रॉम द डिस्क। जिस वो रेट जिसमें डाटा जो होता है ना वो ट्रांसफ़र होता है आगे और पीछे डिस्क से, ठीक है। यहाँ तक ही हमने पढ़ना था मॉड्यूल नंबर 15 तक। आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे 16। अगर किसी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।